नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश था, पूरे 94 साल। आज की क्लास में हम इसी वंश की पूरी कहानी को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी स्थापना से, फिर मिलेंगे इसके सबसे अजीब और विरोधाभासी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से, जिसकी 5 योजनाओं ने तो मानो सल्तनत को हिलाकर ही रख दिया था। फिर हम देखेंगे कि कैसे फिरोज शाह तुगलक ने सुधारों का मरहम लगाया, और आखिर में समझेंगे कि इतने बड़े वंश का पतन कैसे हो गया। ये कहानी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस वंश के संस्थापक से। खिलजी वंश का अंत काफी उथल-पुथल भरा रहा, जिससे दिल्ली की सल्तनत में एक तरह का खालीपन आ गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर गाजी मलिक नाम के एक बहुत ही अनुभवी सरदार ने दिल्ली की गद्दी संभाली और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की नींव रखी। अब देखिए, उसका शासनकाल सिर्फ 5 साल का ही था, लेकिन इन 5 सालों में उसने सल्तनत को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। गयासुद्दीन एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दूर की सोचने वाला शासक था। वो समझता था कि सल्तनत की असली ताकत उसके किसान हैं, इसलिए उसने सबसे पहले किसानों का बोझ हल्का किया। उसने लगान की दर को उपज के सिर्फ 10वें या 12वें हिस्से तक ही रखा, जो उस समय के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। और सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरें बनवाईं। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये सल्तनत की इकोनॉमी को मजबूत करने वाले कदम थे। साथ ही उसने अमीरों का दिल जीतने के लिए उनकी जब्त की हुई जमीनें भी लौटा दी, और सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए खिलजी की दाग और चेहरा जैसी सफल प्रणालियों को भी जारी रखा। लेकिन गयासुद्दीन की कहानी का अंत बड़ा ही नाटकीय है और एक बहुत ही मशहूर घटना से जुड़ा है। हुआ ये कि जब वो बंगाल के अभियान से जीतकर लौट रहा था, तो दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का असर बहुत बढ़ गया था। सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आई और उसने संत को दिल्ली छोड़ने का हुक्म भेज दिया। इसी पर औलिया ने इतिहास का वो मशहूर जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। और यकीन मानिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। संत की बात मानो सच हो गई। सुल्तान कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। दिल्ली के पास ही अफगानपुर में उसके बेटे जूना खान ने उसके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा लकड़ी का मंडप बनवाया था। जैसे ही सुल्तान उसके अंदर गया, वो मंडप गिर गया और सुल्तान की उसी के नीचे दबकर मौत हो गई। अब ये एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश, ये राज तो इतिहास में ही दफन है। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ये गद्दी के लिए उसके अपने ही बेटे की एक चाल थी। पिता की इस रहस्यमयी मौत के बाद उसका बेटा जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। ये सुल्तान भारतीय इतिहास के सबसे पढ़े लिखे, सबसे टैलेंटेड, लेकिन साथ ही सबसे विवादित और कह सकते हैं कि सबसे बदनसीब शासकों में से एक था। और यही उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो वो फिलॉसफी, लॉजिक, मैथ्स, साइंस, इन सब का इतना बड़ा ज्ञानी था कि शायद ही दिल्ली के तख्त पर कोई और सुल्तान बैठा हो। लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीतियां इतनी खराब साबित हुईं कि इतिहासकारों ने उसे सपने देखने वाला, पागल और यहाँ तक कि खून का प्यासा भी कह डाला। उसके दौर को समझने के लिए हमें उसके इसी दोहरे चरित्र को समझना होगा, जहाँ टैलेंट और पागलपन के बीच की लकीर बहुत पतली थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं उसकी उन 5 मशहूर या कहें तो बदनाम योजनाओं को। ये योजनाएं आइडिया के लेवल पे तो बहुत क्रांतिकारी थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें लागू किया गया, वो विनाशकारी साबित हुईं। ये 5 योजनाएं थीं: गंगा यमुना के सबसे उपजाऊ इलाके यानी दोआब में टैक्स बढ़ाना, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, टोकन करेंसी चलाना, खुरासान पर हमला करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाना, और आखिर में कराचिल का पहाड़ी अभियान। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन योजनाओं ने सल्तनत को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पहली योजना थी शाही खजाने को भरने की। सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच के बेहद उपजाऊ दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिए। अब कागज पर तो ये प्लान बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और सुल्तान की टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। ठीक उसी समय उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। जिन किसानों को मदद चाहिए थी, उन पर टैक्स का और बोझ पड़ गया। नतीजा, किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी और बगावत कर दी। जब सुल्तान को अपनी गलती समझ आई, तो उसने दीवाने अमीर कोही नाम का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाकर किसानों को लोन भी बांटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सुल्तान की दूसरी योजना तो और भी बड़ी और विनाशकारी थी। मंगोल हमलों से बचने और साउथ इंडिया पर बेहतर कंट्रोल के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर देवगिरी ले जाने का फैसला किया और उसका नाम भी बदलकर दौलताबाद रख दिया। उसने सिर्फ सरकारी ऑफिस शिफ्ट नहीं किए, बल्कि दिल्ली के आम लोगों, विद्वानों, संतों, मतलब पूरी की पूरी आबादी को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। सोचकर देखिए, भरी गर्मी में वो पैदल यात्रा कितनी भयानक रही होगी। हजारों लोग तो रास्ते में ही भूख, प्यास और थकान से मर गए। और कुछ साल बाद जब सुल्तान को लगा कि ये फैसला गलत था, तो उसने सबको वापस दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों को फिर से वही तकलीफ झेलनी पड़ी। उसकी तीसरी योजना तो सच कहूं तो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच थी, टोकन करेंसी की शुरुआत। इसका मतलब था कि उसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। ये आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर ये सफल हो जाता तो सल्तनत की कीमती चांदी बच जाती। लेकिन इस शानदार आइडिया को लागू करने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सुल्तान से एक बहुत बड़ी चूक हुई। उसने इन नए सिक्कों की नकल रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं किया, ना कोई खास डिजाइन, ना कोई सरकारी मुहर। नतीजा ये हुआ कि हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने अपने घरों में तांबे के बर्तन गला गलाकर धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जल्द ही पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। विदेशी व्यापारियों ने ये सिक्के लेने से मना कर दिया। व्यापार रुक गया और इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई। अपनी गलती सुधारने के लिए सुल्तान को ये योजना वापस लेनी पड़ी और लोगों से उनके तांबे के नकली सिक्के लेकर खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। इस एक फैसले ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। खजाना खाली था, पर सुल्तान के बड़े बड़े प्लान अभी खत्म नहीं हुए थे। अब बारी थी दो विनाशकारी मिलिट्री अभियानों की। पहला था खुरासान अभियान। सेंट्रल एशिया की पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की और उन्हें पूरे 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। पर किस्मत देखिए, 1 साल बाद सेंट्रल एशिया में हालात बदल गए और ये हमला कभी हुआ ही नहीं। अब सुल्तान के पास एक बड़ी खाली बैठी सेना थी, तो उन्हें कराची यानी हिमालय के मुश्किल पहाड़ों में एक अभियान पर भेज दिया गया। नतीजा और भी भयानक हुआ। खराब मौसम और मुश्किल रास्तों ने लगभग पूरी सेना को ही खत्म कर दिया। इन सारी असफलताओं के बाद 1351 में थट्टा के पास मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई। उसकी मौत पर इतिहासकार बदायूनी ने ये मशहूर लाइन लिखी, जो उसके पूरे शासनकाल का निचोड़ है। हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि उसके ही शासनकाल में अफ्रीका का मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया था और सुल्तान की इन्हीं नीतियों की वजह से दक्षिण में सल्तनत कमजोर हुई, जिससे 2 बड़े साम्राज्य विजयनगर और बहमनी का उदय हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, और उसका दौर पहले वाले से बिल्कुल उल्टा था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक का दौर तूफानी था, तो फिरोज शाह का दौर शांति का था। उसने लड़ाई झगड़े और सल्तनत को फैलाने की जगह लोगों की भलाई के कामों और सुधारों पर ध्यान दिया। उसके इन्हीं कामों की वजह से कुछ इतिहासकार उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह ने शरीयत यानी इस्लामी कानून के हिसाब से शासन चलाया। उसने लगभग 24 तरह के फालतू टैक्स खत्म कर दिए, जिससे आम जनता और व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिली। उसने सिर्फ वो 4 टैक्स ही रखे जिनकी इजाजत शरीयत देती थी: खराज, जमीन का टैक्स, खुम्स, युद्ध में लूटे माल का हिस्सा, जजिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला सुरक्षा टैक्स, और ज़कात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक दान। हाँ, जजिया कर के इतिहास में फिरोज शाह का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से लिया जाता है और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। उससे पहले तक ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इस स्लाइड पर आप इस टैक्स की एक छोटी सी हिस्ट्री देख सकते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ, फिर अकबर ने इसे हटाया, औरंगजेब ने वापस लगाया और आखिर में मोहम्मद शाह के समय में ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिरोज शाह ने वाकई एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नाम से एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। दिल्ली में दार उल शफा नाम से फ्री अस्पताल खुलवाए और सिंचाई के लिए नहरों का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। लेकिन उसकी एक पॉलिसी ऐसी थी जो आगे चलकर सल्तनत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। उसने सरकारी और फौजी पदों को वंशानुगत बना दिया, मतलब पिता के बाद बेटा।
इससे काबिलियत की जगह खानदान ने ले ली और सल्तनत अंदर से कमजोर होने लगी। फिरोज शाह की मौत के बाद वो शांति और स्थिरता ज्यादा दिन नहीं चल पाई। उसके कमजोर उत्तराधिकारियों में गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं और सल्तनत तेजी से बिखरने लगी। जो साम्राज्य उसने संभाला था वो अब ढहने की कगार पर था। इस वंश का आखिरी शासक था नासिर उद्दीन महमूद शाह। उसके समय तक आते आते दिल्ली सल्तनत का इतना बड़ा साम्राज्य सिकुड़कर सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ गांवों तक ही रह गया था। उस वक्त सुल्तान की हालत का मजाक उड़ाने के लिए दिल्ली में एक कहावत चल पड़ी थी, शहंशाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक। पालम उस समय दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। ये कहावत बताती है कि दुनिया का सम्राट कहलाने वाले सुल्तान का असली राज कितना छोटा रह गया था। और फिर वो साल आया जिसने तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। साल था 1398। मध्य एशिया से एक तूफान उठा जिसका नाम था तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहते हैं। उसने अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने शहर को कई दिनों तक बेरहमी से लूटा और ऐसा कत्लेआम मचाया कि दिल्ली पूरी तरह से वीरान हो गई। सुल्तान नासिरुद्दीन तो अपनी जान बचाकर गुजरात भाग गया। इस हमले ने तुगलक वंश की बची खुची इज्जत और ताकत सब कुछ खत्म कर दिया। हालांकि ये वंश कागजों पर 1414 तक चलता रहा, लेकिन असल में तैमूर के हमले ने ही इसका अंत तय कर दिया था। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के अगले वंश सैयद वंश को विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।